गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि कल हमने हमारे बाजार दर्शन पाठ के अंतर्गत पढ़ा कि लेखक का मित्र बाजार जाता तो कुछ सामान खरीदने के लिए है, लेकिन वह बाजार से कई प्रकार के सामग्रियों को अपने साथ ले आता है। लेखक द्वारा पूछे जाने पर वह उन वस्तुओं को खरीद के लाने के पीछे अपने 4 कारणों को बताता है, जिनमें से पहला कारण वह बताता है अपनी पत्नी का साथ होना। दूसरा कारण वो बताते हैं मनी बैग, अर्थात उसके पास जो पैसा था। तीसरा कारण वो बताते हैं परचेजिंग पावर, अर्थात क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है बेटाओ? क्रय शक्ति, क्रय शक्ति। और चौथा जो कि महत्वपूर्ण कारण आप लोगों को इस पाठ के अंतर्गत जिसको पूरे चैप्टर में पढ़ना है वह है चौथा कारण, और उसका नाम है बेटाओ, क्या बताओ? बाजार। क्या नाम है? बाजार। तो कल हमने इन चारों नामों के विषय में पढ़ लिया था। आज हम अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि बाजार दर्शन पाठ के अंतर्गत और किस किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जो कि इस निबंध को विस्तार से समझाने का प्रयास करती है। तो देखो बेटाओ, आप सुनोगे अब। यस, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। तब मैंने तय माना कि पैसा और होता तो सामान और खरीदा जाता। तो लेखक का मित्र कह रहा है कि मैंने तो यही सोचा कि अगर मेरे पास पैसा और होता ना तो सामान और आ जाता। वो सामान ज़रूरत को देख करके नहीं आया, वह सामान किसको देख करके आया बेटा? वो पैसे को देख करके। आगे क्या बताया कि लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका भी कर्तव्य बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। देखो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर बाजार। तो हमें इस चौथे कारण को याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आयो। नाहक, नाहक का अर्थ होता है बेटाओ बेकार, कि यह इतना कुछ नाहक अर्थात बेकार। हम फिजूल भी बता सकते हैं इसको, कि फिजूल का सामान खरीद के ले आते तो उसको भी नाहक बोलते हैं। तो यह इतना कुछ नाहक ले आयो जिसका कि कोई अर्थ नहीं है, तो इसे लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो लेखक इस तरीके से प्रश्न करता है अपने मित्र से। आगे क्या होता है वो सुनिए। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तथ्य है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, वह है बाजार। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो उसमें ना फंसे। मैंने भी मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर मैंने शब्द जो आया बेटा वो किसके लिए आया है? लेखक के लिए। कि लेखक ने भी क्या कहा मन ही मन में कि ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजय आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार, तिरस्कार का अर्थ होता है बेटा अपमान। क्या होता है? अपमान। कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है हमसे कि आओ मुझे लूटो, और मैं जो कुछ सजा धस करके बैठा हुआ हूँ वो किसके लिए हूँ? केवल तुम्हारे लिए हूँ। इस तरीके से लेखक ने अपने मित्र की बात को आगे बढ़ाते हुए मन में अपने आप से यह प्रश्न किए। तो आगे क्या हुआ बेटाओ? लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। देखो एक प्रश्न बन गया यहाँ पर, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक का अर्थ जानते हो आप? जब हम मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो उसी को बोलते हैं मूक। तो वह क्या है? बिना बोले ही सब कुछ बोलता है। तो ऊंचे बाजारों का जो आमंत्रण होता है वह कैसा होता है? मूक होता है, अर्थात बिना बोले ही वह सब कुछ बोल देता है। तो उसी के बारे में लेखक ने बताया है कि हमें उससे चाह जगती है। जब हम ऊंचे बाजार को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चाह मतलब क्या होता है? अभाव। यहाँ पर चाह का मतलब बताया गया है बेटा अभाव। क्या बताया? अभाव। कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेने के लिए अगर चाह जगी है तो वो चाह ही हमारी क्या है? अभाव।
वैसे चाह का मतलब होता है इच्छा। आगे सुनिए, आगे क्या बताया यहाँ पर। लेखक कहते हैं कि चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और होना चाहिए और होना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है। देखो एक शब्द है यहाँ पर परिमित। परिमित का अर्थ होता है बेटा सीमित। क्या होता है? सीमित। कि मेरे यहाँ कितना सीमित है, अर्थात परिमित है। आगे लेखक कहता है कि यहाँ कितना अतुलित है, और बाज़ार देखो तो सही कि बाज़ार में कितना अतुलित है, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इतना सामान है बाज़ार में। तो लेखक इस तरीके से अपनी बातों को इसमें दोहराता है। आगे क्या होता है बेटा, आगे सुनिए। आगे बात करता है लेखक, कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कि हमारे मन में बाज़ार में से हर चीज़ को खरीदने की इच्छा जागृत हो, अगर हम अपने को नहीं पहचाने तो। अर्थात बाज़ार के अंदर ऐसी शक्ति है कि बाज़ार आपको अपनी ओर पूरी तरीके से आकर्षित कर लेता है और आपको पूरी तरीके से अपने वश में करके छोड़ता है। विकल ही क्यों बल्कि पागल कहो। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है कि व्यक्ति को पूरी तरीके से बाज़ार अपने वश में कर लेता है और मनुष्य को असंतोष से, तृष्णा से और ईर्ष्या से, असंतोष से, तृष्णा से और ईर्ष्या से घायल करके ही छोड़ता है। अब सुनिए आप, देखो आप लोग, मुझे पता है इस निबंध को पढ़ रहे हो, इसको सुन रहे हो, ध्यान से सुने, समझे। वही हम लोगों ने जिस तरीके से वह चैप्टर के अंतर्गत अंत में देखा कि हम लोगों से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो नहीं आए। सारे प्रश्न आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। उसी प्रकार से हम इस बाजार दर्शन पाठ का भी अर्थ कर रहे हैं। बस ध्यान से सुनते रहे और समझते रहे, लाइन से जुड़े रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्रमबद्धता नहीं टूटना चाहिए। तो क्या होता है इसमें बताओ, पहला मित्र जब बाज़ार जाता है तो आपने देखा कि किस तरीके से वो बाज़ार से इतनी सारी चीज़ें खरीद लाता है। तो लेखक उसके विषय में अभी तक सोच रहे थे कि बाज़ार पहले तो कहता है कि आओ मुझे लूटो, और बाज़ार में जाने पर व्यक्ति की चाह उसके प्रति इतनी जुड़ जाती है कि उसे लगता है कि बाज़ार में जो कुछ है वह मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे बाज़ार से सब कुछ खरीद लेना चाहिए, अर्थात ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आया आपके सामने कि लेखक का एक मित्र और बाज़ार गए। अभी तो पहले मित्र की बात हो गई जो कि हमने सारांश में आपको समझा दी थी। अब लेखक के दूसरे मित्र की बात सुनिए। एक और मित्र की बात है कि ये दोपहर के पहले के बाज़ार गए थे, दोपहर के पहले के बाज़ार गए थे और शाम को बाज़ार से लौटे आकर के। कब लौटे? शाम को। लेकिन आए तो खाली हाथ। दूसरे मित्र कैसे आए बेटाओ? खाली हाथ आए थे। समझ में आया होगा आपके। ये दूसरा मित्र है जो खाली हाथ आया। पहला मित्र के पास बहुत कुछ सामान था, जो नहीं चाहिए था वो भी ले आया था, और दूसरा मित्र खाली हाथ आया है। तो अब देखो इसकी भी कहानी। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मित्र से मैंने पूछा, भाई कहाँ रहे हो तुम? यहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ ध्यान रखना बेटाओ। मैंने मित्र से पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ होने बाज़ार से? बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी हो रहा था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। अब देखो यहाँ पर यह लेखक का मित्र क्या कह रहा है कि बाज़ार में ये जैसे दुकानें लगी हुई है, अब मेरे पास इस चीज़ को ख़रीदने के पैसे हैं और इस चीज़ की भी इच्छा जागृत हो रही है, तो इसको ख़रीद लिया तो इसको नहीं ख़रीद सकता, इसलिए इस चीज़ के लिए मेरा मन दुखी हो रहा है। अब मैंने इसको ख़रीदने का मानस बनाया तो ये चीज़ मुझसे छूट रही है। अब मैंने इसको मानस बनाया तो ये चीज़ मुझसे छूट रही है। इसलिए मैंने क्या सोचा कि इसको लूँ तो इसका अपमान होगा, इसको लूँ तो इसका अपमान होगा, इसको लूँ तो इसका अपमान होगा। अर्थात बाज़ार ने मुझे अपनी ओर चारों तरफ से घेर लिया, अतः मैं बाज़ार से कुछ भी लाने में सफल नहीं हो सका। तो लेखक का देखो मित्र कितनी गजब की बात कह रहा है यहाँ पे। तो अब ध्यान से सुनना इस बात को। पर यह समझ नहीं आता कि लूँ क्या और छोड़ूँ क्या। तो सभी कुछ तो लेने की इच्छा हो रही थी, कुछ लेने का मतलब था सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। इससे मैं कुछ भी, आगे सुनो बेटाओ, इससे मैं कुछ भी, प्रश्न चेंज करते हैं हम, यस, इससे मैं कुछ भी ले नहीं सका। लेखक कह रहा है कि इस कारण से मैं बाज़ार से कुछ भी ले नहीं सका। किस कारण से? आप लोग समझ चुके होंगे। वेरी गुड।
मैंने कहा खूब, लेखक बोल रहा है खूब, पर मित्र की बात ठीक है। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी कि ये भी लो वो भी लो, और तब इसका परिणाम त्रास ही होगा। त्रास का अर्थ होता है बेटा हानि। तब इसका परिणाम क्या होगा? हानि ही होगी, अगर आप लोगों ने मन को स्थिर न रख के अगर कुछ भी खरीद लिया तो। अब देखो आप आगे, अगर ठीक पता नहीं है क्या चाहते हैं तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और इसका परिणाम त्रास ही होगा। गति नहीं होगी, ना ही उसमें कर्म छिपा होगा। अब आगे देखो आप, आगे क्या होता है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेखक का पहला मित्र बाजार गया, बाजार से कई सारी चीज़ें खरीद लाया। दूसरा मित्र बाजार गया, बाजार से कुछ भी लेकर के नहीं आया। पहला मित्र बाजार से सब कुछ क्यों खरीद लाया, दूसरा मित्र बाजार से क्यों नहीं खरीद के लाया कुछ भी। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग लिख करके देखना, अगर नहीं आते तो मुझसे पूछना, वैसे आप सभी पे आ जाएंगे। अब देखो बेटा, इस ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यार्थी सब मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, ये मुझे भी पता है, आपको पता है। लेकिन इस पढ़ाई के अंतराल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, यह केवल वही विद्यार्थी जानते हैं जो विद्यार्थी इस समय अपना ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पे लगाए हुए हैं। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित रह रहा है उसे बहुत नुकसान होने वाला है, यह वह स्वयं भी जानता है और यह हम भी जानते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई की तारतम्यता को अलग ना होने देना। तो यहाँ पर दो प्रश्न ही बनते हैं आपके। पहला प्रश्न क्या बना, प्रश्न एक क्या बना कि लेखक के प्रथम मित्र ने बाजार से अनावश्यक चीज़ों को लाने का कारण किन किन वस्तुओं का नाम लिया या किन किन वस्तुओं को ठहराया। दूसरा प्रश्न बनता है कि लेखक का दूसरा मित्र जब बाजार जाता है तो वह खाली हाथ क्यों लौट आता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बनाएंगे हम। बाजार में एक जादू है। क्वेश्चन क्या है बेटा, बाजार में एक जादू है। तो बाजार में क्या जादू है, प्रश्न बन गया कि बाजार का जादू क्या है या बाजार का क्या जादू है। और वह जादू आँख की राह का काम करता है, आँख की राह का। जैसे आप हो, आप जाते हो तो बाज़ार में जा कर के आप बाज़ार से तरह तरह की चीज़ें खरीद लाते हो। तो बाज़ार में एक जादू है और वह जादू आँख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है। वह किसका जादू है बेटा, रूप का। अर्थात उसके अंदर ऐसी जादुई शक्ति है कि वह किसी को भी अपने वश में कर लेता है। वह रूप कैसा है जादू का, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया, बाजार के जादू की क्या मर्यादा है। प्रश्न क्या बना बेटा, बाजार के जादू की क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा है। ओके, ये प्रश्न बना है। तो बाजार के जादू की मर्यादा क्या है। देखो सबसे पहले तो अभी अपन लोगों ने सुना है कि जिस प्रकार से लोहे पर ही चुंबक का जादू चलता है उसी प्रकार से बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है। अर्थात लोहे की जैसी ही वस्तु बाजार में भी होगी जिस पर कि बाजार का जादू चलता होगा। अब देखिए क्या मर्यादा है, जेब भरी हो और मन खाली हो ऐसी हालात में जादू का असर खूब करता है। जादू कब काम करता है वो बाजार का, जब आपकी जेब क्या हो, भरी हो और मन क्या हो, खाली हो। अब जेब भरी है और मन खाली है तो आप बाज़ार से कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए मजबूर होंगे या नहीं होंगे। आप लोगों की जेब में पैसा भरा है और मन खाली पड़ा है, तो भरी जेब में और खाली मन में यह बाज़ार का जादू काम करता है नहीं करता है, बताओ आप। वेरी गुड। तो पहला तो यह कारण हो गया कि बाज़ार के जादू की मर्यादा होती है, और उस मर्यादा में क्या होता है बेटा कि बाज़ार का जादू उन लोगों पर चलता है जिनका मन खाली होता है और जेब भरी होती है। अब आगे सुनो, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाता है। आपका मन, जेब खाली है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, जेब खाली है, ठीक है, पर आपका मन भी खाली है अर्थात भरा हुआ नहीं है। ओके, तो जेब खाली होने पर और मन के
खाली होने पर भी यह जादू चल जाता है। अभी तो आपने देखा पहले में जेब भरी होने पर और मन खाली होने पर चल रहा था। अब आप सोचो जेब हमारी खाली है तो ये जादू कैसे चलेगा। तो सुनो आप बेटाओ, ये जादू ऐसे चलेगा कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं लेकिन आपका मन खाली है और आपने किसी वस्तु को देखा तो आपके मन में उस वस्तु को लेने की इच्छा जागृत हुई है। अगर आपने उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो आपका मन दुखी होगा या नहीं होगा, बताओ आप। होगा। इसीलिए कहा है यहाँ पर यदि बाजार ने आपको अपने वश में कर लिया अर्थात बाजार का जादू चल गया। अब आगे सुनिए, दो कारण मैंने आपको समझा दिए। पहला कारण क्या समझाया, मन खाली और जेब भरी। दूसरा कारण मन खाली और जेब भी खाली। अब तीसरा कारण सुनो आप कि मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उसी हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर किसका मन किसकी मानने वाला। मालूम होता है ये भी ले लूँ वह भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है। अर्थात अभी आप लोगों ने दो कारण देखे, यही दो कारण हमारी पाठ्यपुस्तिका में है बेटाओ। तो जो दोनों कारण आपको लिखने हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको क्या होगा कि बाज़ार का जादू जब आपके ऊपर असर करेगा तो आप लोगों के मन में क्या होगा कि मैं बाज़ार से इसको भी ख़रीद लूँ और उसको भी ख़रीद लूँ। तब बाज़ार से सामान ज़रूरत और आराम को देख करके नहीं ख़रीदा जाए, तब सामान हमारे आवश्यकता को देख करके नहीं बल्कि हमारे आराम को देख करके ख़रीदा जाएगा। इससे लेखक ने आगे क्या बताया है, अंतिम लाइन सुनिए बेटा इसकी कि हाँ, आगे बताया है कि सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं बल्कि खलल डालती है। जैसे ही आपके मन से बाजार का जादू उतरता है तो आप दुखी हो जाते हो। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सीख मिलती है जिस समय सामान खरीदते हो, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होती है। अर्थात चाहे रेशम के कपड़े से ही अगर किसी को जकड़ लिया गया है तो जकड़न तो उसकी भी वही दर्द देती है जो हमें और प्रकार की रस्सियों की जकड़न दर्द देती है। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने एक नया प्रश्न बाजार का जादू और एक प्रश्न कि बाजार में जब दूसरा मित्र लेखक का जाता है तो वह खाली हाथ क्यों वापस आ जाता है, ये दो प्रश्नों को समझा है। इनको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।